आज का टॉपिक है भाषा तथा पहचान। उसका सीधा होगा रिलेटिंग लैंग्वेज विथ आइडेंटिटी। रिलेटिंग लैंग्वेज विथ आइडेंटिटी। अब भाषा तथा पहचान क्या है? सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि किसी को भी जब अपना आइडेंटिटी देना होता है, पहचान देना होता है, तो पहले अपना नाम देता है ना। उसके बाद वो अपने पिताजी का नाम देता है, अपना नाम देगा, उसके बाद जस्ट में उसके पिताजी का नाम देगा। और जब अपना नाम, पिताजी का नाम, उसके बाद तब गांव का नाम देगा जिस गांव में वो रहता है। अब उसके बाद गांव में रहता है, उसके बाद तब हम लोग के यहाँ एक अपना परंपरा है कि गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, थाना, जिला सब लिखा जाता है। पहले चिट्ठी लिखते थे ना, तो इस सब का उपयोग होता था। लेकिन अब भी हम लोग बहुत वर्क ऐसा करते हैं, बहुत काम करते हैं, इसमें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और हम लोग अपना पहचान पत्र भी अगर बनवाते हैं या पहचान पत्र होता है, अभी तो सीधा सीधी समझ लीजिए आधार, तो आधार में भी पूरा चीज़ आपको वैसा ही देना है। अब तो आधार में पूरा 5 उंगली का निशान है, आपके आँख के पुतली का निशान है, आइडेंटिटी। अब भाषा आइडेंटिटी क्या है? जब भाषा आइडेंटिटी के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं तो आप एक लाइन लिखिए। डार्विन के अनुसार, डार्विन ने क्या कहा था भाषा के लिए? डार्विन जब भाषा का आइडेंटिटी किए तो उन्होंने कहा कि भाषा ईश्वरीय वरदान है और ध्वनि तथा शब्दों के एकमात्र ऐसी विकसित श्रेणियां होती है जिसे आप परिष्कृत अवस्था में पहुंचाकर और मानवीय कृति को बढ़ावा देते हैं। मानवीय कृति को बढ़ाकर भाषा को संपुष्ट तथा उन्नत बनाया जाता है। वैसा ही बॉन हमबोलर ने कहा था कि भाषा के कारण ही मनुष्य मनुष्य है, और नहीं तो वो भी पशुवत होता। हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं, इस चीज को बता सकते हैं कि एक भाषा का जो प्रतीकात्मक चिन्ह, प्रतीकात्मक स्तर तथा हम प्रतीकात्मक जो व्यवहार और प्रतीकात्मक जो शैली है, उसमें भाषा को कहानी, सभ्यता, संस्कृति के माध्यम से हम उन्नत बनाते हैं। हिंदी साहित्य, हम अभी हिंदी साहित्य की बात करते हैं क्योंकि हम लोग के यहाँ हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में। तो यह समझ लीजिए कि हिंदी साहित्य का विकास बहुत अधिक हो गया। आपके देश में जितनी भी भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं की अपेक्षा हिंदी भाषा का विकास सर्वस्व अधिक हुआ है। क्यों? तो हिंदी भाषा का विकास इसलिए अधिक हुआ है कि हिंदी भाषा में बहुत विद्वान लोग अपने अपने स्तर से, अपनी अपनी उक्ति के द्वारा अपने अपने स्मरण शक्तियों का बखान हिंदी माध्यम से किया है। बहुत से विद्वान ऐसे भी हुए जिसने हिंदी के स्तर को इतना ऊंचा उठा दिया, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी का स्तर, कि इसकी ख्याति पूरे विश्व में हो रही है।
हिंदी भाषा हमारे अपने ही देश नहीं, पूरे विश्व में हिंदी भाषा की पढ़ाई हो रही है और पूरे विश्व में हिंदी भाषा लोग जानने के लिए ललायित हैं। एक बात और हम लोग समझते हैं कि हम जिन भाषा को पढ़ते हैं वह भाषा अगर संपुष्ट हो तो फिर क्या कहना। जिस भाषा को हम जानते हैं, जिस भाषा को हम समझते हैं, हम उस भाषा में जितना अच्छा से कुछ कह सकते हैं, समझ सकते हैं, उतना किसी अन्य भाषा में नहीं समझ सकते। किसी की आंतरिक या बाह्य प्रक्रिया है, उसको हम बिना भाषा के हम नहीं समझ सकते। भाषा तो हम लोग जिस स्तर का स्थिति और परिवेश होता है, हम भाषा को उसी के रूप में स्पष्ट करते हैं। तो एक चीज आप लोग समझ लीजिए कि आप अभी बताइए, लिखिए भाषा के रूप, यानी भाषा के पहचान। भाषा के पहचान में लिखिए, भाषा का माध्यम हम ज्ञानार्जन के रूप में करते हैं और इसके दो प्रमुख रूप माने जाते हैं। भाषा की पहचान से जो हम जिस माध्यम से करते हैं, इसके प्रमुख दो रूप हैं। पहला शाब्दिक रूप और दूसरा अशाब्दिक रूप। दो रूप में हम जब भाषा की पहचान करते हैं तो शाब्दिक रूप और अशाब्दिक रूप को हम समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन हम यह सीधा सीधा समझेंगे कि शाब्दिक रूप है क्या। तो भाषा का जब शाब्दिक रूप हम स्पष्ट करते हैं तो इससे ही हो जाता है कि हम अक्षर स मतलब समझते हो, एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक बात हम संश्लेषण और विश्लेषण करके हम उसको स्पष्ट करते हैं। यह शाब्दिक रूप होगा। लेकिन भाषा के शाब्दिक रूप को भी हम दो भागों में बांटते हैं। हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं विद्यालय, महाविद्यालय में। आपको एक बार फिर बता दें, भाषा के शाब्दिक रूप को हम दो भागों में विभक्त करते हैं और वह दो भाग, एक भाग होती है मौखिक, दूसरी भाग होती है लिखित। मौखिक जो होता है वह मुख के माध्यम से व्यक्ति को एक अपनी विचार और एक दूसरे की विचार का आदान प्रदान, उक्ति को अपने अंदर रखना, यानी सीधा समझिए कि मौखिक भाषा बोलकर और सुनकर, ठीक है ना, एक दूसरे से लोग आदान प्रदान करते हैं, उससे लाभ लेते हैं और उसके माध्यम से अपने जो जीवन के बहुत सी कार्य है जो उसको करते हैं। यानी मौखिक भाषा एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा मनुष्य अपने अंदर एवं बाह्य सभी स्थितियों को स्पष्ट बोलकर और सुनकर करता है। दूसरा हो गया लिखित भाषा। अब लिखित भाषा तो सीधा है, जिस अपने विचारों को, अपने तथ्यों को, अपनी भूमिकाओं को लिख कर अभिव्यक्त करता है और
पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, और भी अनेक साधन है जिसके माध्यम से आदमी लिखित रूप से, अब व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोग लिखता है, फेसबुक के माध्यम से भी लिखता है, ट्विटर के माध्यम से लिखता है, इंस्टाग्राम के माध्यम से लिखता है। तो हम यह अच्छी तरह समझते हैं कि भाषा लिखित रूप से और मौखिक रूप से हम करते हैं। उसके बाद हम शाब्दिक रूप तो पहला पढ़ लिए, अब दूसरा है अशाब्दिक रूप। इसको नोट भी आप कर लोगे। अशाब्दिक रूप का मतलब हुआ कि भाषा जो है उसको हम विभिन्न व्यवस्थित व्यवस्थाओं को स्पष्ट करने के लिए किसी न किसी संकेत, किसी न किसी विधा और किसी न किसी स्वरूप का निर्माण करते हुए उसको हम उस स्वरूप में बांटते हैं। अब आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग सांकेतिक भाषा का भी करते हैं इस्तेमाल, लेकिन यहाँ है जो स्पर्श के माध्यम से, संकेत के माध्यम से, है ना। अब कभी कभी ऐसा भी होता है जो मूक बधिर को भी हम पढ़ाते हैं। मूक बधिर का समाचार भी आप लोगों ने सुना है, जो इशारा से अंगुली हाथ घुमा करके और उसको पढ़ाता है, जो जैसे लगता है कि कोई मूक बधिर पढ़ रहा है। तो मूक बधिर को भी आप पढ़ाते हो, या किसी अंधे को पढ़ाया जाए तो उसको पढ़ाने का भी अशाब्दिक भाषा का ही जो मुद्रा आता है, उसको हाथ से इशारा से मूक बधिर को पढ़ाया जाता है। और जो अंधे होते हैं, जो चक्षु संपर्क की मुद्रा नहीं समझते हैं, एक तो जो गूंगे और बहरे होते हैं वो तो चक्षु से ही देख करके पढ़ते हैं, और एक होते हैं जो अंधे होते हैं, वो सुन सकते हैं। तो सुनाई तो उसको देगी, सुनकर तो पढ़ लेगा, लेकिन वह क्या नहीं करेगा, उसका उपयोग उसको। तो अंधा को पढ़ाना तो आप आसान हो सकता है, लेकिन मूक बधिर को पढ़ाना आसान नहीं था। अब उसको भी इशारा से, मूक बधिर का समाचार आप सुनते ही हैं, उसका पाठशाला भी है। तो हम अशाब्दिक भाषा में पहला है वाणी संकेत। वाणी संकेत का सीधा मतलब है कि हम लोग किसी संकेत के माध्यम से वाणी को अपने स्तर के विभिन्न कार्य प्रणालियों को बताकर, समझाकर और उसके द्वारा भाषा का प्रयोग कर बच्चों को वह शिक्षा देते हैं, बच्चों को बताते हैं। अब किसी बच्चों को जब माँ बुलाती है तो वह अशाब्दिक भाषा यानी वाणी संकेत से होता है। अब कैसे होता है? कौआ देखो, बच्चा को बोलता है कौआ, कौआ है या नहीं हो, लेकिन बच्चा कौआ देखने के लिए आ जाता है। देखो मोर देखा है, बुआ बच्चा जो है सो मोर देखने के लिए ललायित हो जाता है। तो अशाब्दिक का सीधा अर्थ है वह शब्द, जो शब्द हम बोल रहे हैं लेकिन वह विषय वस्तु वहां नहीं है, अनुपस्थित है। और दूसरा यह हुआ कि इशारा से बताते हैं। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि आंख लाल कर लिया, मतलब आंख टाइट कर लिया, बच्चा सहम गया, बच्चा को लगा कि हमारे माता पिता बहुत बिगड़े हुए हैं, वो अपनी गलती को सुधारना प्रारंभ कर देगा। स्पर्श की भाषा आपको मैं बताया था, पहला है वाणी संकेत, दूसरा स्पर्श, जिसमें स्पर्श के माध्यम से व्यक्ति बिना बोले दूसरों तक अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है। अब कैसे? जैसे हम बूके देते हैं ना, कोई आता है उसको बूके देते हैं, शाल ओढ़ाते हैं,
और भी बहुत सी बात है जिसको स्पर्श के, और जानवर और छोटे शिशुओं को तो हाथ के स्पर्श से ही उसको स्नेह पहुंचाया जाता है, सहला करके, दुलार करके, तो यह स्पर्श की भाषा हुआ। इसमें अशाब्दिक में स्पर्श की भाषा ही आती है, और छोटे बच्चे को जो भी स्पर्श के माध्यम से ही उसे सकारात्मक लगता है, अनुकूल व्यवहार लगता है, अन्यथा जो बच्चे समझना शुरू करते हैं उसे प्रतिकूलता के रूप में शब्द के ही का ही बोधन कराया जाता है। चक्षु संपर्क और मुद्रा जो है उसका तीसरा स्वरूप है। इसको सीधा समझिए कि आंख से आंख में, जैसे हम देखते हैं कि नयन जब मिलता है तो उससे एक अनेकता में एकता का प्रभाव होता है। किसी ने कहा था कि 4 मिले 64 खिले, 20 रहे करजोर, हरिजन से हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। 4, अब देखो कितना अच्छा किसी ने लिखा है। दास मलुका का नाम सुने होंगे, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने लिखा कि 4 मिले 64 खिले, 20 रहे करजोर, यानी 4 का मतलब हो गया कि 2 आंख मेरा और 2 आंख अगला का जब मिलता है तो यह 4 मिलता है तो 64 खिलता है। 64 जानते हो किसको कहते हैं? विकास, 64 का सीधा मतलब क्या हुआ? 64 का मतलब हुआ कि जब प्रसन्नचित्त आप होते हो तो आपका दांत, आपका मुख प्रसन्नचित्त हो जाता है और आपका दांत दिखाई पड़ जाता है। यानी 32 दांत आपका और 32 दांत अगला का। 20 रहे करजोड़, आपका हाथ, दोनों हाथ एक साथ जुटता है और अगला का भी दोनों हाथ एक साथ जुटता है। उसके बाद लिखता है हरिजन से हरिजन मिले। हरिजन का मतलब हो गया, यहाँ हरिजन का सीधा मतलब यह हुआ कि जिस अनुयायी को, जिस इष्ट को आप समझ रहे हो, जिस इष्ट को आप मान रहे हो, उसी इष्ट के वो भी मानने वाले हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए दोनों को कहा गया है कि एक महान आप भी हैं और दूसरे महान वो हैं। इसको दोनों का संपर्क और संयोग होता है। और 20 से 7 करोड़, 7 यानी 3.5 करोड़ रुआ है प्रत्येक मनुष्य के शरीर में। तो एक मनुष्य का 3.5 करोड़ और दूसरा का 3.5 करोड़, यानी 7 करोड़ हो गया। 7 करोड़ रुआ सीधा हो जाता है, मतलब खड़ा हो गया, एकदम प्रफुल्लित हो। हम आइडेंटिटी के बारे में फिर जानेंगे। आपने आइडेंटिटी के बारे में मैं बताया कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई पहचान अपना स्थापित करता है और वह स्तर प्रदान करते हुए पहचान के अर्थ को समाज में भिन्न भिन्न आधार पर करता है। कोई बोलने में अच्छा है, कोई काम करने में अच्छा है, कोई पैसा में अच्छा है, कोई व्यवहार में अच्छा है। समाज में जिसको भी देखा जाए उसी प्रकार पुरुष की पहचान, महिला की पहचान, दोनों के लिंगों की पहचान, बच्चों के पहचान और आर्थिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले की पहचान, व्यक्तिगत पहचान, यानी जो भी पहचान है वह सामाजिक में पुरुष लिंग के साथ साथ उसके कार्य प्रणाली की भी पहचान की जाती है। तो हम लोग भाषा के पहचान को और भी बहुत दूसरे तरीका से भी समझ सकते हैं। अब कोई सम्मानित व्यक्ति है, कोई अपमानित व्यक्ति है, कोई चोर है, कोई अच्छा है, वो भी तो पहचान ही है। भाषा पहचान के संबंध में हम यह भी समझ सकते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के, उनके कार्यों के, उनके विभिन्नताओं के स्तर को उच्च और प्रखर जो है वो भी पहचान बनाता है। और व्यक्ति के जो क्षेत्रीय, उसकी सांस्कृतिक तथा उसके
व्यक्तित्व के उन्नत स्थिति को व्यक्तिगत पहचान का भी स्थल मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि यह बहुत अच्छे हैं, यह बहुत बुरा हुआ है। तो आज हम लोगों ने भाषा के पहचान के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब फिर अगले दिन फिर दूसरा कुछ पढ़ेंगे। आप इसमें जो पूछना है आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।